तो स्वागत है दोस्तों आज फिर से इस नई पॉडकास्ट सीरीज़ में। मैं बंटी धीमान और आज मेरे साथ में हैं पीयूष विरमानी जी, जो रोहतक शहर हरियाणा के रहने वाले हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा पीयूष जी सेबी रजिस्टर्ड हैं। तो सबसे पहले पीयूष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरी इस पॉडकास्ट सीरीज़ में। थैंक यू बंटी जी, मैं भी आपका बहुत शुक्रिया करता हूँ। आपने मुझे मौका दिया कि मैं आपके साथ रूबरू हो सकूँ इस पॉडकास्ट के मीडियम से। मैंने भी आपके चैनल की काफ़ी वीडियोस देखी हैं और मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो कंटेंट आप बना रहे हैं, शेयर कर रहे हैं सेल्फ ग्रोथ का, लर्निंग का, वो बहुत यूज़फुल कंटेंट है। तो थैंक यू सो मच। अच्छा पीयूष जी, मैंने आपका यूट्यूब चैनल देखा, उसमें आपने ETF के ऊपर वीडियो बनाई हुई है। ETF के ऊपर मेरा एक सवाल मैं आपसे ये करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने अपने YouTube चैनल पर पहले कुछ पॉडकास्ट किए हैं, उसमें मैंने स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के ऊपर बात की है। तो आज मैं इस वीडियो में मैं चाहता हूँ कि जो व्यूअर्स बिगिनर हैं, जो ETFs के बारे में नहीं जानते, उनके जानने के लिए मैं ये जानना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ ETFs के बारे में थोड़ा बताइए। ETF क्या होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं? देखिए बंटी जी, ETF इन्वेस्टिंग एक ऐसा मीडियम है उन पर्सन्स के लिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं बट उनको अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है। ये सबने सुना है कि स्टॉक मार्केट में अच्छे रिटर्न्स बनते हैं, यहाँ पैसा डबल ट्रिपल हो जाता है, बट ये बात भी साथ में है कि आपका पैसा आधा भी रह सकता है या हो सकता है बिल्कुल ही खत्म हो जाए। तो अगर हम अपना रिस्क कम करना चाहते हैं और इन्वेस्टिंग का फायदा भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए ETF इन्वेस्टिंग एक सबसे सेफ और सिक्योर मीडियम है। ETF इन्वेस्टिंग बेसिकली हम नाम से जाएं, ETM स्टैंड्स फॉर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, यानी ये वो फंड्स हैं जो हमारी एक्सचेंजेस पर ट्रेड होते हैं डेली बेसिस पे। इंडिया में 2 एक्सचेंज है, NSE और BSE, उन पे ये फंड्स ट्रेड करते हैं। और स्टॉक मार्केट की भाषा में हम फंड्स उसको कहते हैं जो किसी भी सिक्योरिटी आइटम का कोई ग्रुप होता है। वो सिक्योरिटी आइटम्स इक्विटीज हो सकती हैं, स्टॉक्स हो गए जैसे रिलायंस, HCL, TCL, इन सब के हमने 10 स्टॉक्स का पकड़ के ग्रुप बना दिया और फिर वो ग्रुप जब एक्सचेंज पे ट्रेड करता है तो वो एक ETF इन्वेस्टिंग होता है। और ये ग्रुप कमोडिटीज का भी हो सकता है, कमोडिटीज जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, कॉटन, ये सारी कमोडिटीज हैं, ये भी हमारी एक्सचेंजेस पर ट्रेड होती हैं। तो अगर आप इनके ग्रुप में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी ETF इन्वेस्टिंग के मीडियम से हो सकता है। और इनफैक्ट भारत सरकार के कुछ बड़ी कंपनीज के बॉन्ड्स हो गए या बड़ी ब्लू चिप कंपनी जैसे इन्फोसिस हो गई, TCS हो गई, इन सब के भी बॉन्ड्स होते हैं और अगर हम उसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी हम ETF इन्वेस्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। ये एक बिगिनर के लिए बहुत ईजी और ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करता है। इसमें कई तरह के ETFs आज के टाइम पे इंडियन मार्केट्स में अवेलेबल है। अब वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा ETF को सेलेक्ट करते हैं अपने फ्यूचर की ग्रोथ के अकॉर्डिंग। ओके, हम कौन से ETF किस तरह से सेलेक्ट करने हैं इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ पीयूष जी, आपके हिसाब से ETF और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है, क्या फ़र्क होता है? और एक जो बिगनर है इन्वेस्टर, उसके लिए क्या ETF में इन्वेस्टिंग करना सही रहेगा या क्यों ETF उनके लिए क्यों सही हो सकते हैं? देखिए, मैं आपका सबसे पहले जवाब देना चाहूंगा कि ETF और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, अगर कोई एक बेसिक लेमैन पर्सन है जिसको वो बस ये चाहता है कि मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करूं और मुझे रिटर्न अच्छा मिले, तो उसके लिए दोनों ही चीजें बहुत अच्छी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिनमें अगर आप सही चीज सेलेक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए तो आपका रिस्क भी कम रह सकता है और फ्यूचर में लंबे टाइम के लिए अगर ये इन्वेस्टिंग की जाए तो इसमें आपको दोनों में ही फायदा मिलता है। अब फर्क वहां पे आ जाता है, अगर आप ETF के थ्रू करना चाहते हैं तो हमारे जैसे नॉर्मल ब्रोकर्स हैं, ज़ीरोधा है, धन है, ICICI, HDFC, ये सब पे अवेलेबल है। इसमें पैसा आपको खुद लगाना है। आप इन्वेस्ट करना चाहेंगे, आपने फिक्स कर लिया कि मैं निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो वो जो इन्वेस्टमेंट है वो आप खुद करेंगे। वो आप डेली बेसिस पे कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि आज सुबह 9:15 बजे मार्केट खुली, आपको लग रहा है कि आज मार्केट ऊपर जाएगी, निफ्टी ऊपर जाएगा, तो आप आज के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक दिन के लिए करना चाहते हैं, तो भी आप ETF इन्वेस्टिंग कर सकते हैं। पर ये सेम चीज म्यूचुअल फंड में पॉसिबल नहीं है, बिकॉज म्यूचुअल फंड का कुछ प्रोसेस ऐसा है, अगर आज आपने 5,000 डाले कि मुझे इन्वेस्ट करना है, तो शाम को मार्केट क्लोज होने के बाद जो वैल्यू होगी आपका पैसा उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट होगा। आपने 11 बजे पैसा डाला तो ऐसा नहीं है उस टाइम अगर निफ्टी 24,000 पर चल रहा है तो आपका पैसा 24,000 पर इन्वेस्ट हो गया। बट अगर आपने पैसा उस टाइम डाला और शाम को 3:30 बजते तक मार्केट 25,000 पहुंच गई, तो आपका जो फंड एलोकेट होगा वो 25,000 के अकॉर्डिंग होगा, क्योंकि वो डे एंड पे काम करता है। दूसरा जो बड़ा डिफरेंस आता है ETF इन्वेस्टिंग में और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग में, आपने अच्छे ETF में इन्वेस्ट किया, उसमें आपको डिविडेंड्स मिलते रहेंगे
आपको ऐसा नहीं है कि आप उसमें ये ऑप्शन नहीं होता हमारे पास कि हम उस डिविडेंड को ऑटोमेटिकली री इन्वेस्ट कर सके, बट ये पॉसिबल हो पाता है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू। आपने म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया, जब हम वो सेलेक्ट करते हैं तो उसके अंदर एक ऑप्शन हमेशा रहता है कि आप जो इससे रिलेटेड डिविडेंड्स मिलेंगे उसको अपने सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में चाहते हैं, या फिर उसको फिर से इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसी म्यूचुअल फंड में। मान लीजिए आपने 10,000 इन्वेस्ट किया हुआ था, आपको उसके ऊपर 100 रुपए का डिविडेंड मिल गया, अब वो 100 रुपए को आप फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हैं उसी म्यूचुअल फंड में। बट ईटीएफ में ये काम ऑटोमेटिकली नहीं होगा, वो पैसा आपके अकाउंट में आएगा, अब आपके ऊपर है वो डिसाइड करना कि आप उसको फिर से अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाल के फिर से री इन्वेस्ट करें या ना करें। ये बेसिक डिफरेंस आ जाता है ईटीएफ और म्यूचुअल फंड। अच्छा पीयूष जी, आपके हिसाब से आजकल के मार्केट ट्रेंड्स को देखते हुए आपके हिसाब से किस तरह के ऐसे सेक्टर्स हैं जो आने वाले फ्यूचर में अच्छा पोटेंशियल रखते हैं, या फिर आप ऐसे कौन से सेक्टर में अपनी इन्वेस्टिंग की आप सजेशन देना चाहोगे व्यूअर्स को? देखिए बंटी जी, बात करें अगर हम सेक्टर्स की, तो हम इंडिया की ग्रोथ लेकर चलते हैं। और आप एग्जांपल ले लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का। इंडिया में डेली कहीं ना कहीं नई रोड्स बन रहे हैं, आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनती दिख रही हैं, नए नए कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। तो ये होना, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का ग्रो होना ऑलमोस्ट डिसाइडेड है। तो अगर हम सिर्फ एक इसी थीम को पकड़ के चलते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में हमें इंटरेस्ट है और हम इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी ईटीएफ के लिए स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स का एक ग्रुप अवेलेबल है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं जिसमें मुझे हमेशा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, वो है आईटी का सेक्टर। आज के टाइम में आईटी, कंप्यूटर्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और डे बाय डे आप देख रहे हैं कि आईटी कितनी एडवांसमेंट करता जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और आईटी कंपनीज भी आगे जाके बहुत अच्छा रिटर्न देने वाले हैं। तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है कि हम किसी भी अच्छे आईटी सेक्टर के ईटीएफ को उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये दोनों सेक्टर्स ऐसे हैं जो मैं पर्सनली बहुत क्लोजली फॉलो करता हूं, बिकॉज इसमें इस सेक्टर के फेल होने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। ये चीजें ग्रो करेंगी ही करेंगी। तीसरा सेक्टर जो मैं रखता हूं वो है ग्रीन एनर्जी। आज के टाइम में पूरे वर्ल्ड का और इंडिया का भी फोकस अब ग्रीन एनर्जीज की तरफ हो चला है। पहले हम पेट्रोल, डीजल ये सब देखते थे, आपने देखा कैसे डीजल पे पहले रिस्ट्रिक्शन लगी, फिर इवन अब पेट्रोल की गाड़ियों पर भी रिस्ट्रिक्शन लग गई। अब चल रहा है ईवी सेक्टर, जो ईवी से रिलेटेड गाड़ियां हैं उसके ऊपर गवर्नमेंट इवन सब्सिडी देती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग ये परचेज करें। उसके ऊपर रोड टैक्स बहुत कम है, तो वो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव होता है कि इस सेक्टर को प्रमोट किया जाए, ईवी कार्स में लोग ज्यादा परचेजिंग करें ताकि वो एक एनवायरमेंट फ्रेंडली चीज है। तो ऐसा सेक्टर, इसका भी ऑलमोस्ट ग्रो होने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। बट अगर हम कोई ऐसे सेक्टर की बात करें कि जनरली ऐसा लगेगा फिर तो सारे सेक्टर्स ग्रो हो रहे हैं, बट कुछ ऐसे ईटीएफ्स भी अवेलेबल हैं जो आपको ऑप्शन दिखेगा कि जो कोल इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करेंगे आपका पैसा। अब ऐसी इंडस्ट्रीज जो कोल से रिलेटेड काम कर रही हैं, तो उसका मेरे को फ्यूचर उतना नहीं दिखता है, बिकॉज आज नहीं तो कल इंडिया को इस कोल से अपना जो फोकस है वो शिफ्ट करना पड़ेगा इसी ग्रीन एनर्जीज की तरफ। तो हम जब भी ईटीएफ सेलेक्ट करें तो उसके अंदर ये चीज का ध्यान रखें, जो पैसा आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वो कौन कौन सी कंपनीज में जा रहा है, वो करना बहुत जरूरी है। और कोई मुश्किल काम नहीं है ये, आप जहां से भी ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हैं उसी के अंदर ये चीज लिखी होती है कि हम ये पैसा आपका यहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं। तो जैसा आपका इंटरेस्ट है, ये सेक्टर्स जो मैंने आपसे डिस्कस किए, इसके अंदर हम बेफिक्र होकर इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज आगे चल के इनका फ्यूचर जैसे ब्राइट है वैसे ही हमारे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न्स भी हमें अच्छा ही मिलेगा। ओके अच्छा, तो मतलब कि अभी आपने ये क्लियर कर दिया कि किस तरह से सेक्टर वाइज हमें एटीएफ में इन्वेस्टिंग करनी चाहिए। पीयूष जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके हिसाब से एक इन्वेस्टर को कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो देखने चाहिए किसी एक ईटीएफ को सेलेक्ट करते वक्त? अगर वो कोई भी ईटीएफ सेलेक्ट कर रहा है तो कौन से फैक्टर उसको ज़रूर देखने चाहिए? आप इसको प्रैक्टिकली बताएंगे तो ज़्यादा व्यूअर को समझने में आसानी होगी। जब भी हम ईटीएफ इन्वेस्टिंग के लिए ये देखना चाहते हैं कि हमें कौन से ऐसे ईटीएफ्स अवेलेबल हैं जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको सेलेक्ट करने के कुछ प्री डिफाइंड क्राइटेरियाज होते हैं। जैसे सबसे पहला और सबसे मेन क्राइटेरिया जो है कि आप इन्वेस्टमेंट कर किस लिए रहे हैं और आप कितना रिस्क लेना चाहते हैं। ये दो चीजें सबसे मेन है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आप उस इन्वेस्टमेंट को ज्यादा टाइम तक कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। जैसे इन्वेस्टमेंट गोल होता है कि मैं अगले 5 साल तक इस ईटीएफ में इन्वेस्ट करूंगा। आपने
सेफ खेलना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरी रिस्क एपेटाइट ज्यादा नहीं है, रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा तो भी चलेगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पैसे पे कल को मुझे लॉस भी ज्यादा दिखे, तो हम निफ्टी 50 रिलेटेड ईटीएफ चुन सकते हैं। इसके अंदर आप जो भी पैसा इन्वेस्ट करेंगे वो निफ्टी 50 की टॉप कंपनीज में जाएगा। इंडिया की टॉप 50 कंपनीज निफ्टी 50 के अंदर लिस्टेड हैं। आप अगर 1000 रुपया भी लगाएंगे पर मंथ, आप लगाते हैं इसको एसआईपी की तरह, तो आपका ये 1000 रुपीज डिवाइड होगा उन 50 कंपनीज में ही। इसके अलावा आपका पैसा कहीं भी डिवाइड नहीं या कहीं भी इन्वेस्ट नहीं होगा। तो जब भी आप ईटीएफ सेलेक्ट करें, अपना इन्वेस्टमेंट गोल और रिस्क जरूर सोचें। किसी की रिस्क एपेटाइट ज्यादा है और उसको चाहिए मैं रिस्क भी ज्यादा ले सकता हूँ और मेरे को रिटर्न भी ज्यादा चाहिए, तो वो स्मॉल कैप जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकता है। वहां आपका पैसा डबल ट्रिपल भी होता है और पैसा आधा भी हो जाता है। तो जैसे जैसे आप रिटर्न ज्यादा सोचेंगे, आपको रिस्क भी ज्यादा लेना पड़ेगा। ऐसी कोई भी स्टॉक मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल नहीं है जिसमें आपको रिटर्न तो ज्यादा मिले बट रिस्क कम हो। आप जितना रिटर्न चाहते हैं आपको उतना रिस्क लेना पड़ेगा। तो जब भी आप रिटर्न का सोचें, उसके साथ में रिस्क का जरूर सोचें। दूसरा ऑप्शन होता है, हर ईटीएफ के कुछ अपने खर्चे होते हैं, उसको हम एक्सपेंस रेशियो कहते हैं। आप 1000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, उसमें से 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, वो ईटीएफ के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। हर ईटीएफ की एक अपनी फीस होती है, तो वो जरूर चेक करनी है, हमें कंपेयर करना है। अगर हम निफ्टी 50 में ही लगाना चाहते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 3-4 ऑप्शन अवेलेबल है। हम एसबीआई के थ्रू जा सकते हैं, एचडीएफसी के थ्रू जा सकते हैं, निपोन के थ्रू जा सकते हैं। आप इन तीनों को कंपेयर कीजिए। पैसा तो आपका निफ्टी 50 में कंपनीज में ही जाने वाला है तीनों ईटीएफ के केस में, पर इनके अपने एक्सपेंस रेशियोज होते हैं। आप वो चेक कर सकते हैं कि मैं पैसा किस में इन्वेस्ट करूं ताकि मुझे बाद में जो फीस है वो बहुत ज्यादा ना हो, कम से कम भरनी पड़े। तीसरा जो सबसे मेजर फैक्टर है, हम ईटीएफ में इन्वेस्ट करें और ऐसा ना हो कि हम कम फीस के चक्कर में ऐसा ईटीएफ सेलेक्ट कर लें जिसके अंदर लिक्विडिटी ही ना हो। लिक्विडिटी यानी बायर्स और सेलर्स प्रेजेंट होने चाहिए। कल को हमें अच्छा रिटर्न मिल रहा है और हम उस ईटीएफ को अब बेचना चाहते हैं, बट उस टाइम पे उसमें सेलर्स ही नहीं है, तो हम बेचेंगे तो खरीदने वाला कोई नहीं है, वो डील आपकी कंप्लीट हो ही नहीं पाएगी। तो आप ये जरूर चेक कीजिए कि इसमें लिक्विडिटी कितनी चलती है। ऐसा ना हो कि आप 5000 के रेट पे बेचना चाह रहे हैं और जो सेलर है वो कह रहे हैं जी मैं तो आपको 3000 दूंगा, तो इसमें आपको लॉस ज्यादा हो सकता है। तो कंपेयर जरूर कीजिए कि बायर्स और सेलर्स किस में ज्यादा हैं और उसी में इन्वेस्ट कीजिए। ये सबसे मेन फैक्टर्स हैं जो हमें कंसीडर करने चाहिए। अच्छा पीयूष जी, क्या एटीएफ सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए ही बेटर समझे जा सकते हैं या ये शॉर्ट टर्म के लिए भी कंसीडर किए जा सकते हैं? ईटीएफ इन्वेस्टिंग में दोनों टाइप की इन्वेस्टिंग पॉसिबल है। अगर कोई शॉर्ट टर्म के लिए करना चाहता है, शॉर्ट टर्म जनरली स्टॉक मार्केट की भाषा में होता है 1 साल से लेके 5 साल तक। अगर कोई 1 साल से लेके 5 साल तक के लिए भी इन्वेस्ट करना चाहता है तो ईटीएफ इन्वेस्टिंग उसके लिए भी होती है। और कोई लॉन्ग टर्म रखना चाहता है कि मैं अगले 15 साल तक इन्वेस्ट करूंगा, तो उसके लिए भी ईटीएफ इन्वेस्टिंग पॉसिबल है। बट हमें जब ईटीएफ सेलेक्ट करना है तो हमें फिर ऐसा ईटीएफ सेलेक्ट करना है जो स्मॉल टर्म में भी अच्छा रिटर्न देता है। सो उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। बाकी ईटीएफ इन्वेस्टिंग बिगिनर्स के लिए दोनों रूट से हो सकती है और दोनों ही बेस्ट वेज हैं करने के लिए। ओके अच्छा पीयूष जी, एक इन्वेस्टर को कौन कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए, मैं या फिर ये कहूँ कि कुछ ऐसी कॉमन मिस्टेक होती हैं जो एक नया इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते वक्त या एटीएफ में इन्वेस्ट करते वक्त करता है, तो आपके अनुसार उनको क्या कहना होगा? जो लोग इन्वेस्टमेंट करते वक्त कुछ कॉमन गलतियां मिस्टेक्स कर देते हैं, वो क्या गलतियां होती हैं और उनके बारे में आपका क्या कहना है उन व्यूअर्स को? बंटी जी देखिए, स्टॉक मार्केट में ना आज के टाइम में इन्वेस्ट करना बहुत आसान है। आपके पास अगर सिर्फ 5000 रुपए हैं, आपने एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवा लिया, आपने डीमेट अकाउंट खुलवा लिया, आपने यूपीआई के थ्रू पैसा ट्रांसफर किया और वो आप कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें हार्डली 3 से 4 मिनट का टाइम आपको लगेगा। बट जो सबसे मेन चीज होती है कि पैसा इन्वेस्ट कहाँ करना है, हमें उसके ऊपर रिसर्च करनी पड़ती है। हम ऐसे ही आंख बंद करके किसी भी स्टॉक में पैसा लगा दें और हम बोलें कि अब हम इन्वेस्टर है, अब अगले 5 साल तक हम इसको रखेंगे और स्टॉक मार्केट है तो लंबे टाइम वालों को तो रिटर्न देती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे शेयर्स ऐसे हैं। हम रिलायंस की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज तो हमें पता है अब टॉप की कंपनी है, बट उसके साथ में रिलायंस पावर जैसा एक स्टॉक था, रिलायंस इंफ्रा था। इन लोग इस रिलायंस के नाम से बहुत लोगों ने पैसा लगाया और ये सोच के लगाया कि 10 साल बाद तो ये भी हमारा पैसा डबल ट्रिपल कर देंगे। बट क्या हुआ, वो शेयर 200 रुपए से आज 2 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, ब्लाइंडली इन्वेस्टमेंट ना करें। आप जहां भी पैसा लगाना चाह रहे हैं उसके बारे में थोड़ी रिसर्च जरूर कीजिए, बिकॉज फिर लास्ट में क्या कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट तो सट्टा बाजार है। बट हम कोई भी चीज मार्केट से खरीदने जाते हैं तो हम उसके बारे में पहले रिसर्च करते हैं। आप एक मोबाइल फोन लेने जा रहे हैं, आप कुछ भी तो आप घर में पहले देखेंगे, सोचेंगे कि कौन सा मोबाइल लिया जाए। बट जब बात स्टॉक मार्केट की आती है तो
मेरे साथ बहुत ऐसे लोग हैं जो यही कहते हैं कि हमने इन्वेस्ट तो किया था, हमें लॉस हो गया। बट अगर मैं उनसे ये पूछता हूँ आपने इसमें इन्वेस्ट क्यों किया था, तो उनके पास जवाब नहीं होता, या एक यही जवाब चलता है मेरे दोस्त ने कहा था, मेरे रिश्तेदार ने कहा था, या मैंने कहीं सुना था। तो इस बेसिस पे कभी भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना कीजिए। हम सभी लोगों के पास कैपिटल लिमिटेड है, हमारे पास ऐसा नहीं है कि हम गलती करेंगे, हमारी आज कैपिटल चलेगी, कल हम फिर पैसे लाएंगे, फिर डालेंगे, फिर सीखेंगे। तो यहाँ पे गलती की कीमत होता है पैसा। आपने गलत इन्वेस्टमेंट करी, आपका पैसा जाने के पूरे पूरे चांसेस है। तो हमेशा ये पहले रिसर्च कीजिए और अपने रिस्क के अकॉर्डिंग पैसा लगाइए। ये नहीं कि आज हमारे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं, हम वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमने सिर्फ रिटर्न का सोच के कि यार इसमें तो 10% मिल जाएगा, 12% मिल जाएगा और मैं 1 लाख का 1 लाख डाल देता हूँ। नहीं, हो सकता है वो 10% आपको 6 महीने के लिए, 6 महीने के बाद मिले या ना भी मिले। तो जो आपने 1 लाख लगाया था वो आपकी सारी सेविंग्स थी, और जब उसमें आपको लॉस दिखेगा तो वो आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। आप ये होगा कि जो पैसा बच रहा है मैं निकाल लेता हूँ। और स्टॉक मार्केट में जनरली यही होता है, आप पैसा लगाएंगे, थोड़ा सा नीचे रिटर्न आएगा, फिर ऊपर जाएगा, आपको 10% रिटर्न दिखेगा तो आप सोचेंगे मैं 12% पे एग्जिट करूंगा, और फिर वो 6% पे आ जाए। तो हमेशा ऐसा डिसाइड करके पैसा लगाइए कि ये पैसा मेरे पास पड़ा है और ये मैं अगले 1 साल के लिए रखने वाला हूँ, मैं इसको निकालूंगा नहीं बीच में से। बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड है तो वो बात अलग है, बट ऐसे नहीं कि अब रिटर्न मुझे मिल रहा है 2% का तो चलो जो मिल रहा है वो ले लेता हूँ, या थोड़ा सा लॉस दिख रहा है तो भी मैं पैसा निकाल लेता हूँ। ऐसे आप कभी भी स्टॉक मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे। और 1-2 बारी इसे बिगिनर्स लक कहा जाता है कि जब जब नए लोग आते हैं मार्केट में तो मार्केट उन्हें खुश करती है, वो किसी में भी पैसा लगाते हैं, शुरू में थोड़ा पैसा बनता है, फिर इसी को देख के वो यही काम फिर से रिपीट करते हैं और तब उनसे मार्केट वो पूरा पैसा वापस ले लेता है। और फिर हम यही सोचते हैं कि यार मार्केट में तो कुछ पैसा नहीं बनता, तो इसमें मार्केट की गलती है। नहीं, गलती हमारी है कि हमने बिना सोचे समझे पैसा लगाया। आप जब भी किसी स्टॉक में पैसा लगाएं, ईटीएफ में पैसा लगाएं, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएं, तो हमेशा डिसाइड कीजिए पहले कि मैं ये क्यों कर रहा हूं और कब तक करने वाला हूं। तो आपको आगे लंबे टाइम में अच्छे रिटर्न्स ही देखने को मिलेंगे। ओके। अच्छा पीयूष जी, मैं एक ही बात में आपसे मैं 2 सवाल पूछना चाहता हूँ। पहली तो ये, बहुत से लोग पेनी स्टॉक की तरफ बहुत भागते हैं कि यार ये सस्ता है, ये 2 रुपये का है, ये 5 रुपये का है, इसमें बहुत सारी क्वांटिटी आ जाती है। तो पेनी स्टॉक में क्या जो लोग नए हैं उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसमें वो अपने रिस्क को मैनेज कैसे करें? और दूसरी बात ये कि क्या ETF में हमें, चाहे वो ETF हो या फिर कोई स्टॉक हो, हमें कितने स्टॉक्स का या कितने ETFs का एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए? तो आपका क्या कहना होगा इन पर? देखिए, मैं सबसे पहले पोर्टफोलियो की बात करूंगा आपके साथ। चाहे आप पोर्टफोलियो अपना ETF के थ्रू बना रहे हैं या खुद स्टॉक्स लेके बना रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो हमेशा बैलेंस्ड होना चाहिए। उसमें आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो 1 लाख रुपए आप सारा का सारा अगर ये सोच के पेनी स्टॉक्स जैसे आपने नाम लिया इसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो ऑलमोस्ट ये पोर्टफोलियो का जीरो होना डिसाइडेड है। पेनी स्टॉक्स के केस में मैक्सिमम लोगों का, आप कहीं भी देख लीजिए, आप डाटा नेट पे देख लीजिए, या आपने कभी इन्वेस्ट किया हो या मेरे साथ बहुत लोगों ने इन्वेस्ट किया, इनफैक्ट मैंने भी अच्छे रिटर्न्स के लिए इसमें एक टाइम पे इन्वेस्ट किया था, बट बहुत थोड़ा पैसा किया था और मुझे उससे कोई रिटर्न नहीं मिला। बिकॉज पेनी स्टॉक के साथ क्या रिस्क रहता है, आपने आज सस्ते के चक्कर में एक 2 रुपए का शेयर खरीद लिया, 1 रुपए का शेयर खरीद लिया, हो सकता है ये 1 रुपया कल को जाके 1 लाख भी बनेगा। पेनी स्टॉक्स के साथ क्या है, जो ये कंपनीज हैं जिनके शेयर्स अभी पेनी स्टॉक्स में आते हैं, ये सारी एक नई लिस्टेड कंपनीज हैं या स्मॉल कैप्स होती हैं, ये जो कंपनीज छोटी हैं, या फिर किसी शेयर का, जैसे अभी हमने रिलायंस पावर की बात करी, कंपनी उस टाइम पे बहुत बड़ी थी, 200 रुपए था, बट आज उसका शेयर अगर 1 रुपए पे आ गया तो हम उसको पेनी स्टॉक ही कहेंगे। बट ऐसी कंपनीज में आप पैसा लगा देंगे जो पहले से ही बर्बाद हो चुकी हैं या जो अभी इतनी ज्यादा छोटी हैं जिसका हमें फ्यूचर ही नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो पेनी स्टॉक में इसीलिए रिजल्ट मिलना बहुत मुश्किल है और ज्यादातर केसेस में हमारा पैसा उसमें जीरो ही होता है। तो हमेशा पोर्टफोलियो को बैलेंस करके चलें। अगर आपको कोई कंपनी बहुत छोटी पसंद है, आप रिस्क लेना चाहते हैं, आप अगर 100 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 100 में से 5 रुपए आप किसी भी पेनी स्टॉक में लगा दीजिए। पर जो 95% पैसा है वो आपका अच्छी कंपनीज में होना चाहिए, सोची समझी कंपनीज में होना चाहिए, तभी जाके आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। क्योंकि कल को अगर हम मान लेते हैं आपने 100 रुपए लगाए थे और 5 रुपए पेनी स्टॉक्स में लगाए थे, वो जीरो भी हो गए तो भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो 5 रुपए जीरो है, आपका 95% पैसा 95 रुपीज अच्छी कंपनी में लगा था और वो आपको रिटर्न दे रहा है। बट आपने 100 में से 95 ऐसा कर दिया कि मैंने ये पेनी स्टॉक्स ले लिए और सिर्फ 5 रुपए छोड़े हमने अच्छी कंपनी के लिए, तो वो 5 रुपए क्या ही हमें दे देंगे, और वो 95 अगर जीरो हो गए तो आपकी एक तरह से पूरी कैपिटल ही चली गई।
तो इस चीज में पेनी स्टॉक्स के लालच में ना आए, हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती। तो पेनी स्टॉक के केस में भी यही है, बहुत पेनी स्टॉक को बहुत बारीकी से रिसर्च करना पड़ता है और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। सिर्फ 2 रुपए का शेयर है और हमारे पास 2 लाख रुपए हम इसमें लगा देते हैं, ऐसा कभी मत कीजिए। 99.9% केसेस में आपका ये पैसा जीरो ही होने वाला है या लॉस होने वाला है। ओके अच्छा पीयूष जी, आपकी अपनी खुद की पर्सनल इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी या फिलॉसफी क्या है और आप अपने पोर्टफोलियो को किस तरह से मैनेज करते हैं? देखिए बंटी जी, मैं लास्ट ऑलमोस्ट 10 से 12 सालों से इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट में। तो मेरी स्टार्टिंग से ही एक अप्रोच रही है, अगर मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए 50,000 रुपए हैं या हर महीने मैं 10,000 50,000 इन्वेस्ट कर सकता हूँ, तो मैं उसको डिवाइड करके इन्वेस्ट करता हूँ कि 50,000 में मैं बिल्कुल सेफ भी नहीं खेलता कि हाँ बस मुझे ये 50,000 सारी टॉप कंपनीज में लगाने हैं। तो उस केस में क्या है, पैसा हो सकता है कि सेफ रहे बट अच्छे रिटर्न नहीं मिलते। तो इसीलिए मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती है कि मैं पैसों को डिवाइड करता हूँ कि मैं अगर 50,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मैं उसमें से 40,000 रखूंगा निफ्टी 50 जैसी कंपनीज में या नेक्स्ट 50 कंपनीज में, ताकि वहां पर मेरे पैसे की थोड़ी सिक्योरिटी रहती है। वहां पैसा डबल ट्रिपल तो नहीं होने वाला ये पता है, बट आधा भी नहीं होने वाला ये भी हमें पता है। और जो बचे हुए 10,000 है वो मैं लगाता हूँ मिड कैप में, ताकि उसके अंदर मुझे अच्छे रिटर्न्स मिले। और अगर उस 10,000 में से मेरा 5,000 का लॉस भी होता है तो भी मेरे पास बाकी मेरी कैपिटल सेव्ड है, मैं सरवाइव कर सकता हूँ। तो मैं एक जनरली ग्रोथ इन्वेस्टिंग और वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये दो टर्म्स है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं, मैं इन दोनों को लेकर एक बैलेंस पोर्टफोलियो के साथ चलता हूँ। और ऐसे ही पोर्टफोलियो के कारण मैंने कोविड जैसा टाइम देखा है कि उस टाइम मेरे को अराउंड 40 to 50% का मेरी कैपिटल पे लॉस दिख रहा था। फॉल ही फॉल था उस टाइम पे, कुछ भी उम्मीद नहीं थी कब रिकवर होंगे नहीं होंगे, बट वो अच्छी कंपनीज में मेरा पैसा मैक्सिमम इन्वेस्टेड था। तो उसी के चलते जब कोविड से मार्केट ने रिकवर किया तो वो -50% जो मेरा लॉस चल रहा था, मेरी कैपिटल आधी हो चुकी थी, वो उस रिकवरी के दौरान डबल ट्रिपल हो चुकी, बिकॉज वो अच्छी कंपनीज थी। ऐसी कंपनीज कहीं भी नहीं गई, रिलायंस तब भी थी, इन्फोसिस तब भी थी, SBI बैंक हमारे साथ तब भी था, आज भी है। उन कंपनीज को फर्क नहीं पड़ा कोविड से, इन्होंने सर्वाइव कर लिया। बट वही कुछ इन्वेस्टमेंट मेरी जो स्मॉल कैप कंपनीज में थी वो आज तक रिकवर नहीं हुई, क्योंकि वो एक रिस्की था। बहुत सारी कंपनीज कोविड के कारण फेल हो गई और वो शेयर उस टाइम पे जो 50-100 रुपए पे चल रहा था, आज जो मेरे पास है वो 35 रुपए पे आ चुका है, बट बाकी सारी मार्केट डबल ट्रिपल हो गई। तो ओवरऑल मुझे पोर्टफोलियो पे एक बैलेंस्ड अप्रोच रखता हूँ ताकि जो रिटर्न्स मिले मुझे वो भी बैलेंस्ड मिले। मुझे ऐसा कभी भी एक्सपेक्टेशन नहीं रही मेरा पैसा डबल ट्रिपल हो जाए, वो बस सपनों की बातें होती हैं और इतना इजीली होता नहीं। बट अगर हम एक सिस्टमैटिक अप्रोच रखते हैं कि जो रिटर्न्स मिला उसको हम फिर से इन्वेस्ट करते हैं, कंपाउंड करते हैं अपने कैपिटल को, तो एक अच्छा रिटर्न मिलता है। तो मैं बस उसी अप्रोच को लेकर चलता हूँ कि अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए और लंबे समय तक के लिए कीजिए। ओके अच्छा पीयूष जी, स्टॉक मार्केट की जर्नी में किस तरह से आना हुआ आपका इसमें इंटरेस्ट कैसे बना, कैसे आना हुआ? स्टॉक मार्केट की जर्नी मेरी बहुत पुरानी है। इनफैक्ट मेरे घर में मेरे पेरेंट्स जो हैं वो भी सैलरीड क्लास हैं, तो वो भी अपना कुछ पैसा उस टाइम, आज से 20 साल पहले की बात है, तब भी पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते थे। बट उस टाइम इन्वेस्टमेंट बिल्कुल अलग होती थी। जैसे आज सब कुछ हमारे पास ट्रांसपेरेंटली अवेलेबल है, ऐसा उस टाइम नहीं होता था। अगर हमें 1,000 रुपए भी इन्वेस्ट करने हैं तो हम एक ब्रोकर को फोन करते थे कि 1,000 रुपए हैं, इस कंपनी के शेयर्स खरीद लो, और वो हमें रेट बताता था कि 25 चल रहा है, 30 चल रहा है, तो जो वो कहेगा हम वो मान लेते थे उस टाइम पे। आज तो सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, नेट पे है, बट उस टाइम हम ब्रोकर के थ्रू करते थे। तो मेरे को हमेशा एक यही चीज लगती थी कि ये जो मिडिल मैन है, ब्रोकर है, क्या ये मतलब इतना ट्रस्टवर्थी है कि इसने हमें कहा दिया 25 रेट चल रहा है, हमने मान लिया। 2 दिन बाद हमने इससे पूछा कि क्या चल रहा है, तो इसने कह दिया जी 20 हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो मेरे को यहाँ से थोड़ा स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट बना कि रेट इतनी जल्दी फ्लक्चुएट होते हैं, तो रिटर्न इस पे काफी अच्छा बनाया जा सकता है। बस थोड़ा फाइनेंशियल बैकग्राउंड था, 10 साल से मैंने बैंक में जॉब करी है, उसमें भी बहुत सारे ऐसे फाइनेंशियल डिसीजन लिए हैं, पोर्टफोलियो मैनेज किया है। तो धीरे धीरे बस स्टॉक मार्केट तरफ इंटरेस्ट बढ़ता चला गया। और अब मैं खुद एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ, जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फुली रिकमेंडेशन देता हूँ फ्री पे अपने यूट्यूब चैनल में। अदरवाइज कुछ पेड सर्विसेज भी अवेलेबल है। ओके और आपका पीयूष जी खुद का लर्निंग सोर्स क्या है, किस तरह से लर्न कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं? देखिए, स्टॉक मार्केट में लर्निंग कभी खत्म नहीं होने वाली। अगर मैं आज आपको ये बोलूं कि मैं चाहे सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं तो कि मुझे सब कुछ पता है स्टॉक मार्केट में, बिल्कुल भी नहीं। मुझे 50% भी नहीं पता, बट जो बेसिक है स्टॉक मार्केट के वो मुझे पता है कि आप जब भी पोर्टफोलियो बनाएं, कैसा बनाएं, किस चीज का रिस्क लें, कितना रिस्क लें, सिर्फ यही चीजें डिसाइड करती हैं कि आप कितना रिटर्न बनाने वाले हैं।
अगर मैं एक ही कंपनी को पकड़ के 100% अपना पैसा लगा दूं तो हो सकता है पैसा बन जाए, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होने वाला। पर यही चीज मैं डिवाइड करके करता हूं तो मेरे रिटर्न्स मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। स्टॉक मार्केट में गारंटी नाम का शब्द नहीं होता है, सब कुछ प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है पैसा बन जाए, हो सकता है ना भी बने, और हो सकता है चला भी जाए। तो बस मैं इसी चीज को लेके चलता हूँ, और बाकी जो लर्निंग्स हैं वो चलती रहती है। मार्केट खुद बहुत कुछ सिखा देती है, और बहुत सारे चैनल्स या बुक्स ऐसी अवेलेबल हैं जो मैं रेफर करता हूँ और उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। ओके, मैं चाहूँगा कोई आप एक या दो ऐसी बुक्स जो इन्वेस्टिंग के ऊपर सबको ज़रूर पढ़नी चाहिए, आप व्यूअर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। देखिए, मैं दो बुक्स जो सबसे ज्यादा फॉलो करता हूँ, ये बुक्स ऐसी हैं, इनको मैं कई बार रीड कर चुका, और बट मैं जब फिर से रीड करने बैठता हूँ तब भी मुझे कुछ ना कुछ इनसे सीखने को जरूर मिलता है। अगर हम फॉरेन ऑथर या फॉरेन बुक की बात करें तो वो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। ये काफी अच्छी बुक है, और इसमें इन्वेस्टिंग से रिलेटेड बेसिक टू एडवांस बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, और जिसको भी इस फील्ड में इंटरेस्ट है वो जरूर पढ़ना चाहिए। दूसरी जो बुक मैं इन्वेस्टिंग से रिलेटेड देखता हूँ, दैट इज द थॉटफुल इन्वेस्टर। ये हमारे इन्वेस्टर बसंत महेश्वरी जी की है, उनकी खुद की लिखी हुई बुक है, और उस पे उन्होंने स्पेशली ये इंडियन मार्केट से रिलेटेड है तो काफी बारीकी से चीजें बताई हैं, और एडवांस लेवल तक है। तो ये दोनों ही बुक ऐसी हैं जो पढ़नी चाहिए अगर किसी का भी इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट की तरफ है और वो इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। ओके, अच्छा पीयूष जी, आप एक यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, उसके लिए भी कंटेंट बना रहे हैं, और साथ में आप अपनी पेड सर्विसेज भी दे रहे हैं। तो आपका डेली का रूटीन क्या है? थोड़ा सा अपने इस टाइम को किस तरह से आप मैनेज करते हैं, यानी कि आपका डेली का रूटीन क्या है, थोड़ा सा ये शेयर करेंगे? देखिए सर, मार्केट डेज पे मेरा रूटीन थोड़ा हैवी चलता है, बिजी रहता हूँ मैं, बिकॉज 9:15 to 3:30 तो मार्केट आवर्स हैं, और उस टाइम पे मेरे साथ ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं जिनका पोर्टफोलियो देखना होता है, जिनको रिकमेंडेशन देनी होती है। तो 9:15 to 3:30 तो बस मार्केट ही मार्केट की बातें होती हैं। बाकी रही बात वीडियो की, यूट्यूब की, ये सारा टाइम मैं कोशिश करता हूँ कि मैं थोड़ा जो शाम वाला मेरा टाइम है वो मैं किसी और चीज में इन्वेस्ट करूँ, बिकॉज मेरे को ज्यादा पहले ये वीडियोस वगैरह का इंटरेस्ट नहीं था। जितने भी क्लाइंट्स थे ऑफलाइन थे, उनसे डे टू डे ऑफिस में मिलना या फोन पे बातें हो जाती थी तो करते थे। बट मेरे को अब सोशल मीडिया की तरफ थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट बढ़ने लगा, तब मैंने एक अपना यूट्यूब चैनल किया, और उसके बेस पे मैं शेयर करता हूँ जो भी लर्निंग मेरे पास है, जो मैं चीजें शेयर कर सकता हूँ वो मैं एक छोटी वीडियो के थ्रू अपने चैनल पे पोस्ट करता हूँ। वो 2-3 दिन में एक भी हो सकती है, डिपेंड करता है, बट मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं खुद भी लर्न करूँ और आगे व्यूअर्स जो मेरा चैनल देखें वो भी कुछ ना कुछ लर्न करें। और उस चैनल पे मैं कुछ स्टॉक टिप्स भी देता हूँ जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होती हैं। कोई अच्छा स्टॉक मेरी नज़र में है तो मैं वो उस यूट्यूब वीडियो के थ्रू शेयर करता हूँ पब्लिक के साथ कि इसमें अच्छी इन्वेस्टिंग की जा सकती है। ओके, अच्छा पीयूष जी, कोई एक ऐसा मैसेज जो आप व्यूअर्स को देना चाहें जो उन्हें ग्रो करने में हेल्प करे? इन्वेस्टमेंट करना आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इसे मानता हूँ जो कल को अपनी वेल्थ को बढ़ाना चाहता है, अपनी कैपिटल को बढ़ाना चाहता है, उसको पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा। पहले एक टाइम था कि पैसा लोग सबसे ज्यादा सेविंग्स बैंक में रखते थे, उस टाइम इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा होते थे। आज के टाइम पे सेविंग्स बैंक में इंटरेस्ट रेट 4%, 3% हो चुका है। इनफैक्ट एफडी पे भी इंटरेस्ट रेट 6% चल रहा है, बहुत सारे बैंक्स में इवन 5.5% है। तो अगर हम सारा पैसा अपना यही इन्वेस्टेड रखते हैं तो आप कभी भी आगे जाके इन्फ्लेशन को, महंगाई को बीट नहीं कर सकते। आपका 1 लाख का 1,05,000 बनेगा मान लीजिए एक साल में, तब तक महंगाई भी बढ़ के 1 लाख से 1,03,000 पे आ जाएगी। आपको वो जो चीज उस टाइम 1 लाख की मिल रही थी वो 1,03,000 पे आएगी। तो आपका रिटर्न उसके कंपैरेटिवली बहुत कम है। इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट सबको करनी चाहिए, बट बहुत ध्यान से, बहुत रिसर्च करके और रिस्क मैनेज करके करनी चाहिए। जब हम रिटर्न से पहले रिस्क के बारे में सोचेंगे तो हम जो लॉस करते हैं वो नहीं करेंगे। हमें पता होगा कि ये पैसा मैं वो डाल रहा हूँ जो पैसा कल को 0 हो सकता है, या 50% रह सकता है, या हो सकता है 80% रह जाए। आपने 1 लाख डाला और अगले साल हो सकता है वो 80,000 बन जाए, बट वो रिस्क हमने ऐसा लिया था कि हम सहन कर सकते थे। हमारे पास और भी पैसा है, चाहे वो एफडीज में है, कहीं भी इन्वेस्टेड है और भी है, तो हम कर लेंगे। बट जनरली आजकल क्या चल रहा है कि जितना पैसा है सब स्टॉक मार्केट में डाल दो। अभी तक बुल रन चल रहा था, पिछले 1 साल से हर किसी के पैसे बन रहे थे, बट अगर मैं पिछले इस महीने की बात करूं, अक्टूबर की बात करूं, तो ऑलमोस्ट हर किसी का पोर्टफोलियो रेड में है, या फिर जो उसने रिटर्न्स देखे थे उस टाइम पे आज उसके आधे रह गए। तो मार्केट्स ने इसी फेज में चलना है। अब कोई इन्वेस्टर पिछले 1 महीने में जो आए होंगे, 2 महीने में आए होंगे, उन्होंने ये सोचा होगा मार्केट तो सिर्फ ऊपर ही जा रही है, मैं पैसा लगा देता हूँ, और आज उनका रिटर्न्स 50% से भी ज्यादा कम हो चुके होंगे।
और अगर उन्होंने स्मॉल कैप जैसी कंपनीज में लगाया है तो वहां तो और भी ज्यादा कम। तो सिर्फ रिटर्न्स की मत सोचिए, रिस्क की सोचिए पहले। जब हम एफडी करवाते हैं तो आप रिटर्न्स की सोचिए, आपका ठीक है पैसा सेफ है, आपने अच्छा बैंक चुना, बट स्टॉक मार्केट में आपको रिटर्न्स बहुत ज्यादा मिलेंगे, आपका पैसा डबल ट्रिपल भी होता है बट कम भी होता है। तो उस बात का ध्यान रखिए और अच्छे से रिसर्च करके कीजिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है अभी तो कुछ टाइम इन्वेस्ट मत कीजिए, या फिर म्यूचुअल फंड का रास्ता लीजिए, ईटीएफ इन्वेस्टिंग करिए, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। तो मेन चीज मेरी तरफ से सिर्फ इतना है कि पैसा लगाने से पहले रिस्क देखें और रिसर्च करें। ये दो चीजें हैं आपके पास तो आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा ही बनेगा। ओके, थैंक यू सो मच। आपने आज बहुत सी बातें हमारे साथ शेयर की। तो गाइस, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और क्योंकि आज हमारे साथ में एक सेबी रजिस्टर्ड पर्सन खुद अपनी नॉलेज शेयर कर रहे हैं, तो लाइक करना ज़रूर बनता है। और कमेंट करके बताना क्या आप ETF इन्वेस्टिंग के ऊपर और वीडियोस देखना चाहते हैं, या आपका कोई ETF इन्वेस्टिंग के ऊपर कोई डाउट हो, किसी तरह का कोई सवाल हो, तो आप कमेंट करके बताएंगे तो हम आने वाली वीडियोस में उन डाउट्स को, उन सवालों को कवर करने की कोशिश करेंगे। आप स्टॉक मार्केट के ऊपर और ज़्यादा अपनी नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं, और ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो आप पीयूष जी के यूट्यूब चैनल पर विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको स्टॉक मार्केट की बहुत सी नॉलेज मिलेगी। मैं पीयूष जी के यूट्यूब चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप विज़िट कर सकते हैं। और इस वीडियो को आप शेयर करना अपने सभी उन फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ जो भी अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं, एक वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं और लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो इस वीडियो को शेयर करना। इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लेना। इससे आने वाली वीडियोस आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहेंगी। इस वीडियो को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लेना। इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखने के लिए आपका और पीयूष जी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बंटी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच।